हाय डियर, आई एम माउ। स्वागत है आपका CMS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यदि आप वीडियो मेरा क्लिक कर दिए हैं तो इसे फुल देखने की कोशिश कीजिएगा। इसे फुल और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखने की कोशिश कीजिए। और इस तरह की वीडियो और उपलब्ध है, उसमें आप उससे कंपैरिजन कीजिए। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये कहाँ तक अच्छा है, इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इससे मैं नया भी हूँ, ऑफलाइन में मैं पुराना हूँ बट ऑनलाइन में नया हूँ, ताकि मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो ठीक है, यह वीडियो मेरे इसलिए है जो बिहार दरोगा प्रीलिम्स जो एडिटोरियल प्रकाशंस का ये बुक से लिया गया है, जो आपको एडिटोरियल बुक से लिया गया है। साथ ही साथ यह वो है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम, आपको बिहार एसआई के लिए हो, यूपी एसआई के लिए हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए हो, सभी जगह पर काम आएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन की ओर। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? ऑप्शन से भारत मिहिर, सोम प्रकाश, पायनियर, द हिंदू। तो क्या हो गया इसमें है ऑप्शन सी, पायनियर। पायनियर पत्रिका था जो वर्निकल प्रेस एक्ट कब जारी हुआ था? 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में यह रिलीज हुआ था। ठीक है, पारित किया गया था और इस एक्ट को आपको पायनियर पत्रिका ने ही समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने क्या कर लिया था? निरस्त कर दिया था, या यूँ कहे तो वापस कर लिया था। तो ठीक है, इस प्रकार से आगे चलता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? प्रथम अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। तो किसके काल में हुआ था? ये वारेन हेस्टिंग के। किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी सही है। अब जानिए जरा, वारेन हेस्टिंग प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1100 कितना में आपको 1775 ईस्वी में से 1782 ईस्वी जो मराठा युद्ध इसके बीच तो हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? यही वारेन हेस्टिंग थे। और क्या हो गया? प्रथम अंगल मराठा युद्ध शालबाई की संधि 1782 द्वारा समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1782 में युद्ध सालबाशा किसके द्वारा? सालबाई संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन मेरा सी सही है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम उत्कर्ष पर था, यानी कि सबसे बेस्ट पोजीशन पर था, है ना। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार में से सबसे पहले उस्ताद मंसूर, आगा रज़ा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर भी थे। कौन कौन थे? फिर से एक बार, उस्ताद मंसूर, आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नसीर, ये इनके दरबार में मुख्य और चर्चित आपको कौन थे? आपको चित्रकार थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैडियस, इसके PDF भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप सारे PDF ले सकते हैं। और मैं ऑनलाइन में नया हूँ डियर्स, बट मुझे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस 7 साल हो ही चुका है। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्या कहते हैं, अभी लॉकडाउन के कारण मेरे संस्थान सभी की कोचिंग संस्थान बने हैं, इसलिए मैंने वैकल्पिक तौर पर इसका चयन किया है। तो अगर इसमें अगर ये देखते हैं, अगर आपके सपोर्ट सहयोग साथ मिले, तो अगर इसमें मैं सहयोग हो जाऊँ, सक्सेस हो जाऊँ, तो फिर आगे इस तरह के प्रोग्राम हम देते करते रहेंगे। वैसे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मूल्यवान होंगे। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य। आपको समझ में आ ही रहा है कि जो सिद्धांत और इसका प्रतिपादक है ये चार है। ये कैसे कितने वाद थे? ये सिद्धांत के प्रतिपादक चार थे, जो चारे क्रमशः दिया हुआ है, जो चारों क्रमशः दिया हुआ है, जिसमें से शंकराचार्य ने क्या किया था? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। शंकराचार्य ने क्या दिया था? अद्वैतवाद। माधवाचार्य क्या दिया था? माधवाचार्य इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कौन क्या था? माधवाचार्य। उसके बाद कौन था? उसके बाद रामानुजाचार्य क्या किया था? तो विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य क्या किया था? विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा आराम से। उसके बाद क्या हो गया? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य क्या किया था? द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने सिद्धांत था? चार था। वो कौन था? द्वैतवाद सिद्धांत माधवाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, प्रस्तुत क्वेश्चंस द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोही, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही एक मुख्यतः एक कृषि विभाग था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को स्वापनशील, पागल, रक्त पिपासु के नाम से भी संबोधित किया गया था, क्योंकि ये बहुत तो विद्वान भी थे, लेकिन इसका अक्सर फलन सब फ्लॉप हो जाया करता था। बोला जाता था 17 भाषा के विद्वान थे, ठीक है, लेकिन इसके अक्सर फलन सब सक्सेस नहीं होता था, इसलिए इसके कई उपनामों से भी जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट की चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट में है, चंदौर का युद्ध कब हुआ था? चंदौर का युद्ध कब हुआ था? तो क्या आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लगता है कि ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी इज राइट, अर्थात 1194 ईस्वी। चंदौर का युद्ध 1194 ईस्वी में गोरी तथा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की विजय हुई थी। जिसमें गोरी की विजय हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, गोरी ने और भी युद्ध किया था। इसका नाम 1191 ईस्वी में आपको तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 1191 में चौहान जीता, 92 में गोरी जीता। ठीक है, इसी प्रकार चंदौर का युद्ध 94 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बहुत धन्यवाद माय डियर्स। इस तरह से समझते बुझते चलेंगे। मैं आपको ऑनलाइन में नया हूँ, बट मैं नया नहीं हूँ। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और दूसरे के साथ तुलना भी कीजिए, और प्लीज़ इसे अगर लगे तो आप शेयर कीजिए, खुद भी इसको परख एग्जामिन कीजिए और हमें इसकी कमी खामी बताइए भी, ताकि मैं इसमें बदलाव ला सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आप जिस अंदाज से शायद चाहेंगे शायद आपको मैं दे सकूं। हालांकि मेरे पास सिस्टम व्यवस्था उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं नया हूं, बट उम्मीद के मुताबिक मैं तो आपको दे सब कुछ सकता हूं। तो चलता हूं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? विश्ववर्मन, संग्राम राज, गोविंद चंद्र, या कोई नहीं? ये कौन था? संग्राम राज। ये कौन था? संग्राम राज। कौन था? संग्राम राज। अब उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। कब हुआ था? उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश के शासन हुआ था, और लोहार वंश का संस्थापक ही संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक ही संग्राम राज थे, और संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश पर राज किया था। इसके बाद कौन बना था? अनंत वंश। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखते हैं कि निम्नलिखित किस बिंदु ने बिंदुसर को 16 राज्यों का विजेता बताया गया था? किस विद्वान ने बिंदुसर को 16 राज्यों का विजेता बताया था? अमरनाथ, तरकनाथ, तारानाथ, या विलियम जोन्स?
तो किसने किया था? तारानाथ। किसने किया था? तारानाथ ने उसे 16 राज्यों का विजेता बताया था। अब अगर जानना चाहिए कि बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे। कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे, जो 298 ईसा पूर्व, कब? ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना था। क्या? अमित्रघात, अमित्राघात के नाम से भी जाना जाता था। और तारानाथ ने ही बिंदुसार को 16 राज्य के विजेता घोषित किए थे। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कंचीपुरम में, तंजौर में, एलोरा में या मान्यखेत में? तो कहाँ पर है? ये तंजौर में। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने किया था। और यह मंदिर आज भी तंजौर में स्थित है। कहाँ पर किसने किया था? बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में है। और कौन बनाया था? राज प्रथम ने। चोल शासक राज प्रथम। ठीक है, चोल शासक राज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखेंगे कि बौद्ध संगति 4 हुए थे। ठीक है, और चौथे चतुर्थ बौद्ध संगति का ही आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इस संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। कौन किया था? वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ठीक है, इस प्रकार और जो थे प्रथम, द्वितीय, वो भी परस्पर बिहार में, वैशाली में और विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ? चतुर्थ, हीनयान और महायान में विभाजित चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुए थे, जिनका जो आपको अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। मैं नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार के प्रतीक चिन्ह क्या था? षांड, हाथी, हिरन, घोड़ा। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि जैन धर्म के जो आपको तीर्थकार थे, दैट्स मीन पैगंबर परफेक्ट थे। ठीक है, तो जिस जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको कौन था? आपको ऋषभदेव था। जैन धर्म के संस्थापक कौन था? ऋषभदेव था। लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी कितने रैंक के थे? 24वां स्थान पर था। महावीर स्वामी कितने रैंक के तीर्थकार थे? 24वां थे। यहाँ पर सवाल आ रहा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो डियर्स, सभी तीर्थकार के अपनी अपनी कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। तो इसमें जो तीसरा थे तो उसका था घोड़ा। उनका क्या था? घोड़ा था। जैन धर्म के जो तीसरे आपको प्रवर्तक तीर्थकार थे, उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको पता है ना कि वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। अथर्ववेद में ऐसा कहा गया कि आपको कन्याओं की बड़ी निंदा की गई। और इस वेद में ही रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसका सारा वर्णन इसी वेद में मिलता है। और क्या हो गया
कि इस वेद में ही सभा तथा समिति को प्रजापति के दो पुत्र कहा गया। यानी किसको? समिति को, कमिटी को और प्रजापति उसके जनता आम को दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख या हाथी गुम्फा अभिलेख, मदसौर अभिलेख या ऐहोल अभिलेख। तो किससे प्राप्त होता है? ये भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जो मेरा ऑप्शन ए सही है। भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। किससे है? स्कंदगुप्त से है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? कुटनी, शश्वत, अमजू या विश्वपति। तो क्या कहा जाता था? अमजू बोला जाता था। ठीक है, अविवाहित अर्थात जीवन भर जो शादी नहीं करती थी। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को ही आमाजू कहा जाता। ठीक है, और अगर बोली जाए वैदिक काल किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा अगर बोली जाए तो कैसी थी? ये नागरीय थी। हड़प्पा कैसा था? नागरीय था। हड़प्पा कैसा था? नागरीय था। लेकिन वैदिक काल ग्रामीण थे। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ऑप्शन से मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो किसका है? ये बुध का है। किसका है? ये बुध का है। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसका विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का ही होना होता है। ठीक है, चंद्रमा की ओर से नज़दीक का है, आकार में भी सबसे छोटा है, सूरज से सबसे निकट है। ठीक है, ये सब बातें हैं इसके बारे में। और इसे सुबह शाम अक्सर दिखाई नहीं देते, या इसको डायरेक्ट दिखने में थोड़ा परेशानी होती है। सुबह शाम ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि उसको ताकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसको किरण देखने को ना मिले। ठीक है, इसलिए सुबह शाम इसको अक्सर दिखाई देता है। मैं नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोलिमा ज्वालामुखी को, एटाना ज्वालामुखी को, फ्यूजियामा ज्वालामुखी को या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। तो किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शंस मेरा डी सही। ऑप्शंस मेरा डी सही। अगर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाए तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिसके कारण इसके आसपास का भाग लगभग प्रकाशित रोशनयुक्त रहता है, रोशनदार रहता है। इसलिए इस ज्वालामुखी को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सीधी बात है, हरदम जहाँ पर रोशनी रहे तो प्रकाश स्थल ही तो कहा जा सकता है ना। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? स्थलरुद्ध किसको कहते हैं? स्थलरुद्ध का मतलब चारों दिशाओं में किसी भी विषय, किसी भी कोने में थोड़ा सा भी उसको तटीय सीमा रेखा। अब तटीय सीमा रेखा में जानना चाहेंगे तो क्या होगा? जिसके बगल में समुद्र ना हो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? वैसे देश बहुत है, बट हमारे एशिया में भी है। ठीक है, तो कौन नहीं है? कौन नहीं है इसका मतलब है तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, लाओस। तो देखिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान
जो हमारे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के उत्तर बीच उस वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन थाईलैंड कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड, लाओस हमारे म्यांमार, वर्मा के बाद हिंद चीन के भाग पड़ता है। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम पड़ता है ना। तो वहीं पर अगर थाईलैंड के रखिएगा तो बिल्कुल म्यांमार के बगल में इस तरह से लंबा करके ये आकार में बनी हुई है, जिसकी दिशा में समुद्र पाया जाता है। जिसकी दिशा में क्या पाए जाते हैं? समुद्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड, क्योंकि इसमें आपको थाईलैंड स्थलरुद्ध नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आशुवन बांध किस नदी पर स्थित है? आशुवन बांध किस नदी पर स्थित है? अमेजन नदी पर, नील नदी पर, कांगो नदी पर या लिम्पोपो नदी पर? तो किस में है जी? तो ये है आपको आसवन बांध किस नदी पर है? तो आसवन बांध है आपको नील नदी पर। किस नदी पर है? नील नदी पर। किस पर है? नील नदी पर। आसवन बांध नील नदी पर ही स्थित है। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील में। नील नदी का स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील में। और क्या है? विक्टोरिया झील, नील नदी, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन चौड़ी नदी, नील सबसे लंबी नदी, और मिस्र को नील नदी का दिन भी कहा जाता है, जो अफ्रीका महादेश का हिस्सा भाग पड़ता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, मिजोरम में? तो कहाँ पर है? यह कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही है। बाबा बुदान की पहाड़ी तथा ब्रह्मागिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये दोनों धारवाड़ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धारवाड़ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्ण की सहायक नदी है? मुशी नदी, कोयना, दूधगंगा या जालांगी? एक दो ठीक है, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4 सभी। तो क्या हो गया? ये है आपको, इसमें है आपको ऑप्शन भी सही, 1 2 और 3, अर्थात 1 2 और 3, यानी कि कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है? तो मुशी भी है, कोयना भी है, और दूधगंगा भी है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण, उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, या प्रवर्ती मानसून के कारण? तो आपको बिल्कुल आता ही होगा, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और इस मानसून का लगभग आपको जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर, और पूरे 74% कुल वर्षा का इसी सीजन में और इसी दिशा की इसी मौसम में दे देता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा करता है? तो कितने राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ। कितने राज्य के साथ? 5 के राज्य के साथ। सबसे पहले का ऑप्शन सी मेरा सी सही है। और 5 राज्य के अंतर्गत कौन है? इसकी सीमा रेखा की लंबाई अगर कही जाए तो 4096 किलोमीटर है। कितना? 4096 किलोमीटर है। और ये आसाम है। कौन है? आसाम है, मेघालय है, और मिजोरम है, त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल।
फिर से एक बार गिन लीजिए, पड़ोसी से गिनते हुए चलेंगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उसके बाद आसाम है, उसके बाद मिजोरम बोलिए, मेघालय बोलिए, त्रिपुरा बोलिए। इस प्रकार हमारे पड़ोसी देश भारत बांग्लादेश के साथ भारत के 5 पड़ोसी राज्य सीमा रेखा स्पर्श करता है। भारत तथा चीन के मध्य में एक मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? यस, 1914 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? मैकमोहन के द्वारा। भारत चीन और भारत पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? आपको रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। अगर लेट ना लगे तो मैं आपको उस समय वीडियो बढ़ने की अगर दिक्कत ना हो तो मैं आपको आसान से यहाँ पर एक ट्रिक बता दूंगा कि देखिए, अगर आपको मैकमोहन और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच अगर याद आए तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देश का नाम चीन है और पाकिस्तान है, जिसमें च पहले आता है, प बाद में आता है। उसी प्रकार रेखा का नाम मैकमोहन और रेड क्लिफ है, तो पहले कौन आता है? पहले म आता है। कौन आता है? पहले म आता है। बाद में कौन आता है? र आता है। तो जो पहले आता है तो च होता है, बाद में जो आता है वो प होता है। यानी कि भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ। नेक्स्ट, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमाद्री या लघु हिमालय? तो किसका अंतर्गत आता है? लघु हिमालय। कौन आता है? लघु हिमालय। कौन आता है? लघु हिमालय। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी इस सब को लघु हिमालय, और जबकि हरिद्वार, देहरादून आदि शिवालिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आपको शिवालिक के अंतर्गत हरिद्वार, देहरादून ये सब आता है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अगर मैं बिल्कुल संपूर्ण में विश्लेषण कर सकता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम बढ़ जाते हैं। ये गोवा में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में है। ये तो कहाँ पर है? गुजरात में, जो ऑप्शन सी सही है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 15,200, 7,106 या 6,100? तो भारत में तटीय सीमा रेखा की लंबाई इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। क्यों? कि भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर होता है, यानी कि 7516.5। ठीक है, तो यहाँ पर तो है नहीं, इसीलिए कुल है, ये जल है और इसको क्या कर लेंगे, द्वीप समूह को भी जोड़कर वो 7,000 पड़ जाता है, 7,500। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, भोपाल में, नई दिल्ली में, भोपाल में, कानपुर में, मेरठ में। तो कहाँ पर है ये कानपुर में है। कानपुर में भारतीय दाल शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1965 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में BSF सीमा सुरक्षा का स्थापना किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपको 65 में तो पंडित नेहरू थे ना। ठीक है, पंडित नेहरू थे। नंबर नेक्स्ट पर चलता हूँ।
परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? आपको पता होना चाहिए कि ये ए.जी. ट्रांसले ने किया था। किसने किया था? ए.जी. ट्रांसले ने किया था। किसने किया था? ए.जी. ट्रांसले ने किया था। वातावरण में जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. ट्रांसले ने किया था। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन है? तारापुर, नारोरा, ककरापड़ा, नारोरा या रावतभाटा। तो देखेंगे कि भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर तारापुर में है। कहाँ पर है? तारापुर में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में था और इसकी क्षमता 2x16 मेगावाट 2x16 मेगावाट, ठीक है, इसका क्षमता था। इनके अलावा इतना ही नहीं, भारत में और भी सारे आपको प्लांट उपलब्ध है। जैसे रावतभाटा अगर बात की जाए तो राजस्थान में है, नरोरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है, ककरापारा की बात की जाए तो गुजरात में है, कैगा की बात की जाए तो कर्नाटक में है, कलपक्कम की बात की जाए तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम बात की जाए तो तमिलनाडु में है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 ईस्वी में जिसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, वो भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो 1982 ईस्वी में किया गया था, वो भी उत्तराखंड में है। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1909 ईस्वी में किया गया था, वो भी उत्तराखंड में ही है। नंबर नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखेंगे वह भारत वन संरक्षण अधिनियम को 80 में पारित किया गया था, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में किया गया था। और भारत में वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को किया जाता है, ठीक है। और 1972-71 में क्या हुआ था? आपको टाइगर को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था कि ताकि उस पर क्या हो जाए, इस पर शिकार पर कंट्रोल किया जा सके और उसकी संख्या को बढ़ाया जा सके, वृद्धि करने में मदद हो सके। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रोम में, द हेग में, जेनेवा में, पेरिस में। तो कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है? रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में, जो इटली की में ही है, में हुआ था, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD का मुख्यालय भी रोम में ही स्थित है। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या जयप्रकाश नारायण। तो क्या हो जाएगा? 34 का अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
जबकि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलो कितना निर्धारित किया गया था? कितना किया गया था? तो 3 रुपये किया गया था। कितना रुपया किया गया था? 3 रुपये किया गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एम विश्वेश्वरैया, पीसी महाबलेनोबिस, दादाभाई नौरोजी, विकास शेखावत। विकास शेखावत किसने किया था? विकास शेखावत। देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? एम विश्वेश्वरैया, पीसी महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी या विकास शेखावत। तो किसके होगा था? पीसी महलनोबिस के द्वारा हुआ था। पीसी महलनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ था। नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित किया जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत से मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया था? जनसंख्या, शिक्षा, प्रति व्यक्ति या जीवन प्रत्याशा। तो किसको नहीं किया गया था? किया नहीं गया था जनसंख्या को। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। कब किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1952 के ईस्वी के दौरान किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 52, 1951 से क्या चला था? 1956 तक चला था। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्वितीय आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, जबकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है ना। तृतीय के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी। तो कौन थे? सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के 2 उप समितियां भी थी। उप समिति के अंतर्गत मूलाधिकार उप समिति, जिसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अंतर्गत एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। इसके अंतर्गत कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट में है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, रूस से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो लिया गया ये अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, कनाडा, रूस, कनाडा, आयरलैंड। तो किससे लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है ना। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी। तो यह है तीसरी अनुसूची में। किस में है? तीसरी अनुसूची में है। भारतीय नागरिकों को कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नागरिकता को 3 तरीके से त्याग किया जा सकता है। वो कौन है? परित्याग है, पर्यावासन है, वंचित करना है। जबकि भारत में नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। कौन? एक, जन्म से, माँ बाप की तरफ से, या आपको वंशानुगत जो वंश परंपरा से चली आ रहे हैं, बाप दादा से रह के आ रहे हैं, या रजिस्ट्रेशन के द्वारा, या फिर देशीकरण के द्वारा, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से क्या हो जाएगा कि कोई देश का नागरिक बन सकता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया? 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 88 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 47, 47, 48, 49, 50। तो किस में है? तो ये है अनुच्छेद 49 में है। ये है अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण हेतु बातें उपबंध बताई गई है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? 12वां 13वां, 13वां 14वां, 14वां 13वां या 13 और 12वां। तो देखिए, भारत के वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उसकी स्थान 14 है। उसके स्थान 14 है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्थान 13वां है। इस हिसाब से मेरा सही आंसर सी हो जाता है। नंबर नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष और या मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, ठीक है। और इस सारे पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति अन्य मंत्रिमंडल के मंत्री को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? डोमर फॉर्मूले, महालनोबिस फॉर्मूले या रंग-रजन फॉर्मूले या गॉडगिल फॉर्मूले। तो किसके अनुसार दिया जाता है? ये गॉडगिल फॉर्मूले के अनुसार आपको वित्तीय सहायता 90% तथा अनुदान 10% ऋण होता है। इस प्रकार दिया जाता है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। आप यदि बिहार के निवासी नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए, नीतीश कुमार जब से सत्ता में आया है तब से उसका एक ही सपना है कि राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दिला दी जाए, लेकिन आज तक इसके बीज बोया ही ना जा सका, तो इसका फल भला कब आएंगे। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संघ लोक सेवा आयोग कहे या फिर राज्य लोक सेवा आयोग कहे, ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या अधिकतम 62 और 65। तो 65 किसका? आपको संघ लोक सेवा आयोग का 65, यानी 65 वर्ष पुर जाए या 6 वर्ष पुर जाए, उसी को क्या हो जाता है, उनकी कार्यकाल मान ली जाती है। नंबर नेक्स्ट,
पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलन गलत है? पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलन गलत है? तो ध्यान देंगे कि ये है, देखिए भारत में पंचायत राज का जो सर्वप्रथम उद्घाटन हुआ था तो उस समय के वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब हुआ था? 59 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। और इसको सबसे पहले लागू किया गया था और इसे प्रमुख समिति में LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से चालू हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? समिति किसका मिलन गलत है अर्थात सही है। तो देखिए ये जो है, तो ये 88 दिख रहा है, जो 88 नहीं ये 86 है। ये क्या है? 1986 है। बाकी बलवंत राय मेहता समिति 57 सही है। अशोक मेहता समिति 1977 सही है। GVK राव समिति 1985 सही है। लेकिन LM सिंघवी समिति जो है वो क्या है? 88 नहीं होके 86 है। 88 ना होके 86 है। और जो सही नहीं डी ही नहीं सही है। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ 52 के पास। 52 में देखिए क्या है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आता है आपको समवर्ती सूची। जबकि समवर्ती सूची सबसे पहले आपको वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय है। कितना है? 100 विषय है संघ सूची में। 100 विषय। राज्य सूची में आपको 61 विषय और समवर्ती सूची में 52। संघ सूची मतलब केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची मतलब राज्य सरकार बनाएगा। और समवर्ती सूची राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर बना सकता है या बना सकता है। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, टेबल टेनिस, जूडो या वॉलीबॉल। तो क्या है? टेबल टेनिस चीन का, टेबल टेनिस चीन का, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता गया था? तो कब जीता गया था जी? तो कब जीता गया था? ये 1928 ईस्वी में। कब जीता गया था? भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में हॉकी के खेल से जीता गया था। और यह खेल ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। और यही आपको ध्यानचंद था। और जीतने वाला कौन था? ध्यानचंद। तो इसके बारे में लंबी कहानी है डियर्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 55 की ओर देखते हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्मश्री यानी पद्म पुरस्कार दिया गया है? कितना दिया गया है? 119 को दिया गया है। कितना को दिया गया है? 119 नागरिक को दिया गया है। जबकि पद्म विभूषण 10 को और पद्म भूषण 102 को दिया गया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया या इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं इसको? नेक्रोसिस। क्या कहते हैं उसको? नेक्रोसिस। उसके बाद क्या हो जाता है कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? तो जब पुरुष है तो सीधा सीधी XY बोल दीजिए, पुरुष है तो सीधा सीधी XY बोल दीजिए, स्त्री है तो XX बोल दीजिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसमें 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ये ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, कि दोनों में? तो बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए किसका उदाहरण नहीं है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का उदाहरण नहीं है। देखिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, जबकि ए जो ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड, ये उसके उदाहरण अंतर्गत नहीं आता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं होती है? स्तनपायी, शार्क, चूहा, चमगादड़, सभी। देखिए कौन नहीं होता है? शार्क नहीं होता है, शार्क नहीं होता है। देखिए चमगादड़, चूहा ये सब स्तनपायी का उदाहरण होता है, जबकि शार्क मत्स्य वर्ग के प्राणी होता है, इसलिए वो उसके अंतर्गत नहीं होता है। मानव मस्तिष्क में कितनी निलय होते हैं? तो सबसे पहले जानना चाहिए मस्तिष्क का कितनी वेश में है? तो मस्तिष्क में कुल 4 वेश में है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय, इसलिए ये 4 होगा। लेकिन किताब में इसका उत्तर 4 दिया हुआ है, लेकिन किताब में इसका उत्तर 4 दिया हुआ है, क्योंकि दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय होता है। सवाल है, एक बार फिर से मैं सोचता हूँ कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में, हालांकि हृदय में होता है 2। किस में होता है? हृदय में होता है 2, और मस्तिष्क में 4 ही होता है। जी सॉरी, 4 ही होता है। 2 परसव निलय जो दायां बायां गोलार्ध में होता है, और तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, और चतुर्थ निलय पश्च मस्तिष्क में होता है, जो आपको ऑप्शन बी सही होगा। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? सोडियम, एल्युमिनियम, यूरिया, सभी। तो क्या होता है कि आपको एल्ब्यूमिन जो मानव मूत्र में, वैसे तो 95% जल ही होता है। क्या होता है? 95% जल होता है, और जल में 2% अनावश्यक लवण होता है, 2.6% यूरिया होता है, 2.6% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक अम्ल होता है, 0.3% यूरिक अम्ल होता है, 0.3% यूरिक, 2.6% आपको यूरिया, इस प्रकार से होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो गुर्दा है, यकृत है, हृदय है, मस्तिष्क है। तो कहाँ है? यकृत है। मानव अंग का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत है, जिसका वजन 1.5 kg था। ठीक है, 1.5 kg था। देखिए फिजिक्स का सवाल है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 1.5 वोल्ट है, भी आपको 150 है, उसको ओम इतना है, तो इसका सूत्र निकाल लेंगे किससे? P बराबर V²/R से, और V² कितना होगा? तो 150 गुने 150 बटे आपको 1.5, जिसमें 1 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर दे देंगे और एक शून्य, 15 को काट देंगे तो निकल जाएगा 10, यानी कि 150 पर 2 जीरो, तो कितना निकल गया? 15,000। कितना निकल गया? 15,000 वोल्ट। कितना निकल गया? 15,000 वोल्ट, 15,000 वाट। तो 15,000 वाट कहाँ है? तो ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है।
पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? ऑप्शन से पृष्ठ तनाव, संसंजक बल, असंजक बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? असंजक बल। क्या हो जाएगा? असंजक बल के कारण ही ये पानी के पृष्ठ पर चिपकते नहीं हैं। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा, 36 घंटा, 30, 365। तो कितना हो जाता है? 24 घंटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 24 घंटा। और ये कितना? 35,786 किलोमीटर ऊपर से होकर इनको उड़ने की जरूरत पड़ेगी। नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट है पेंडुलम। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, आपको बढ़ेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। क्यों? कि उसके जो सूत्र होता है, क्या होता है? T बराबर 2 पाई ई बटे जी। तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर ई बटे जी जो होता है, जहाँ पर स्थिर होता है और जी मान घट रहा होता है, अतः इनके आवर्तकाल बढ़ जाएंगे। माय डियर्स, ये मेरी पहले पहल का वीडियो है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता ही हूँ। कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और इसे देखने की कोशिश कीजिए और हमें जानकारी दीजिए कि इसमें क्या मुझे बदलाव की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको मैं हर ज़रूरत पूरा कर पाऊँगा। एक एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय। तो क्या है ये? विद्युत चुम्बकीय है। ये कैसा है? विद्युत चुम्बकीय है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट में है जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 1, B, 2, C, 5, D अनंत। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनंत। वर्णअंधता नामक रोग को किस प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णअंधता रोग को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो आपको देखकर ही लगना चाहिए कि इसे कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बायोफोकल लेंस, उत्तल लेंस है और ये वास्तव में इसको छोड़कर अन्य लेंस दैट्स मीन वर्णअंधता नामक दोष एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है और इस रोग को दूर करने के लिए किसी लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आनुवंशिक होता है, बाप दादा को था तो पुत्र में भी आता है, इसलिए इसमें कोई लेंस की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बोला गया था कि आपको क्या होता है, निष्क्रिय गैस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? निष्क्रिय गैस कहाँ पर पाए जाते हैं? हेन आगरकर 0 रन पर आउट। 0 रन पर आउट जो लेकिन नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। तो हेन आगरकर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनन, जेनन आदि को जो नोबेल गैस या उदासीन गैस या उत्कृष्ट गैस ये सब कुछ कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? स्ट्रॉन्शियम,
सोडियम, बेरियम उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम। देखिए, लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम, नीला रंग होता है कॉपर और सिल्वर होता है एल्युमिनियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम क्लोराइड लवण के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान कई रंग दिखाई देती हैं, जिसमें लाल स्ट्रोंशियम, नीला कॉपर, सिल्वर एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किसे विलय भी कहा जाता है, विलयन भी कहा जाता है? यौगिक को समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सस्पेंशन। तो किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है समांगी मिश्रण को। किसको कहा जाता है, समांगी मिश्रण, ऑप्शन डी सही। नंबर नेक्स्ट, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आशुवन विधि, ऑक्सीकरण विधि, विद्युत अपघटन विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन का द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? गैस, शैवाल, बैक्टीरिया, लाइकेन, कवक। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है लाइकेन के द्वारा। लाइकेन वास्तव में दो पूर्णतः भिन्न भिन्न वनस्पति का बना पादप होता है। इस वनस्पति में एक शैवाल तथा एक दूसरा कवक होता है। दोनों के निकटतम साहचर्यता के कारण ही इसकी जीवन चलती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 समथिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? कब पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आर.पी. गुप्ता। क्या है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सराउंडिंग सरमाउथिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है आपको आर.पी. गुप्ता। कौन है, आर.पी. गुप्ता। कौन है, आर.पी. गुप्ता। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मणिपुर, केरल, बिहार, महाराष्ट्र। तो किसने किया है, केरल ने किया है। किसने किया है, केरल ने किया है। नंबर नेक्स्ट, ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज फेंसिंग कौन बनी है? बाला देवी, रेणु देवी, भवानी देवी, पूजा देवी। तो किसने पाई, भवानी देवी। किसने पाए, ऑप्शन सी भवानी देवी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया, बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया, बेंगलुरु में किया गया। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ, हाल ही में किस राज्य में ने नव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा। तो किसने किया है, ये पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है। ये आपको करेंट्स का सवाल है। सार्वजनिक स्थान पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया? फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो किसने किया था, स्विट्जरलैंड ने किया था। किसने किया था, स्विट्जरलैंड ने किया था। नंबर नेक्स्ट, वर्ष 21 में दास्तलिक सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत उज्बेकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत तुर्की, भारत कजाकिस्तान। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान। कौन है, 82 में है भारत और उज्बेकिस्तान। किसने किया, भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए सही है मेरा। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ,
भारत ने शहतूत बंध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो किसके साथ किया गया? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी, किसके साथ किया गया? अफगानिस्तान के साथ किया गया। अब इसके बारे में जानना बहुत बात जानने की जरूरत है और है जो 63वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया? द वैन को, द प्रेजेंट को, द ह्यूमन वॉइस को, बिट्टू को। तो किसको चुना गया? ये चुना गया है बिट्टू को। किसको चुना गया? बिट्टू को चुना गया। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय लघु फिल्म बिट्टू को लाइव एक्शन श्रेणी में 93वां स्थान, कितना स्थान? 93वां स्थान प्राप्त किया है और अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रॉपलीन प्रत्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अजय माथुर, उपेंद्र त्रिपाठी, अरुण कुमार, मधुर दीपांकर। तो किसको किया गया? डॉक्टर अजय माथुर। जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने टेरी के महानिदेशक अक्षय माथुर को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको किया है? डॉक्टर अजय माथुर। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 21 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। चीन, अमेरिका, रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो किसने किया? अमेरिका ने। ग्लोबल फायरिंग पावर रैंकिंग 2021 के कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्लोबल फायरिंग पावर रैंकिंग 21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश को है? रूस को है, अमेरिका, चीन, भारत। तो किसको है? ये अमेरिका को है। ऑप्शन भी सही है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। 88 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी की? किसके साथ? ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान। तो किसके साथ किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। हुनर हाट 21 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम था युवा उत्साह, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के योगदान, आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल। तो था वोकल फॉर लोकल, जो सुपर हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। किस प्रसिद्ध लेखिका को भारतीय किस प्रसिद्ध लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 21 में किया गया? तो किसको किया गया? डॉक्टर शैला कैनी को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाली को, डॉक्टर विकेश सेन को। तो किसको किया गया? ये किया गया 90। किसको किया गया? डॉक्टर 90 का आंसर हमको देना है शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 90 का आंसर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। नंबर नेक्स्ट क्यों चलता हूँ। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 14 कब हुआ था? ये 14 जनवरी 2021 को
16 जनवरी 2021 को भारत में पहला टीका लगाया गया था। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? अमेरिका, सऊदी, भारत, ब्रिटेन। तो कौन करेगा? ब्रिटेन। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया था? दादर नागर हवेली, दमन हवेली, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख लक्षद्वीप। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दादर हवेली और दमन एवं दीव हवेली। ठीक है, इस तरह से है। तो कौन हो जाएगा मेरा? तो हो जाएगा ये दादर नगर हवेली और दमन दीव हवेली, जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 5वां, 16वां, 10वां, 12वां। तो ऑप्शन ए हो गया 10वां। कौन हो गया? 10वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, जो 100। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96 में देखते हैं कि 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या कर लेंगे, 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, से वीडियो लॉन्ग हो चुका है मेरा। देखिए कौन है इसके बीच? 53 है, कम स्पेस लेने वाला है तो क्वेश्चन में 61 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद 79 है, उसके बाद 83 है, उसके बाद इतना है, उसके बाद 97 है। इसको जोड़िएगा तो 792 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 732 होगा। ठीक है, अभी तुरंत जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। नंबर नेक्स्ट में है 97। इसमें है एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या क्या होगा? देखिए एक संख्या को अगर हम x मान लेंगे, डियर्स ये तो छोटा है इसलिए मैं इसमें सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए अगर x है तो x को 3 से गुना करने के बजाय 3 से भाग दे दिए, तो इसको तो अब हम नहीं लिखेंगे। भाग दे देने से उसमें कुछ कमी आ गई। क्या कमी आ गई? उसमें 72 घट गया, यानी x से 72 घट गया। तो यानी कि जब 72 घट गया तो क्या हो जाएगा? कि देखिए फिर से आप, तो हो जाएगा तो इसको 3x - x/2 बराबर 72 लिखेंगे। अब इसको करेंगे 3 दूना 6 में 1 घट जाएगा 5, 5x/2 बराबर 72। और इसलिए x का मान x बराबर हो जाएगा 72 बराबर गुना 3/8। इसको 9 से भाग लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 29, 27। इस प्रकार जो मेरा ऑप्शन है डी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको 98 में देखते हैं कि है एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं। एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा
38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं तो वो 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कार्यकाल में कुल कितने कर्मचारी चाय पीते हैं? देखिए वेन डायग्राम का ये तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन तो भी इसको परसेंटेज में जब तोड़ना पड़ेगा तो कुल मिलाकर तो भी इसमें छोटा ही क्वेश्चन है, चूँकि वेन डायग्राम बनाएंगे तो भी बन जाएगा। तो भी इसको मैं छोड़ रहा हूँ और इसके आंसर बोल देता हूँ, और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 400 हो जाएगा। वेन डायग्राम मतलब ऐसे और ऐसे खींचेंगे, इसके साथ इसका परसेंटेज छोड़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे कि हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। 99 में देखते हैं, ए ने 36,000 रुपये की पूंजी लाकर एक व्यापारी से व्यापार आरंभ करता है। उसके बाद बी इतना रुपये लगाता है, तो उसके बाद अनुपात में 2:1 में बांट लेता है, तो व्यापार में उसके महीने में बी कितने साझेदार बना है। ठीक है, कितना हुआ है, तो इसका भी क्वेश्चन सबको बड़ा है। इसको मैं जॉब में ना देकर इसको मैं PDF में मिल जाएगा, PDF पर देख लीजिए आप, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 महीना हो जाएगा, जो बिल्कुल आपको PDF में उपलब्ध है, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 132 मीटर 148 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, दोनों को एक दूसरे में पार करने में कितना, विपरीत दिशा में जाने पर दोनों की स्पीड जोड़ लिया जाता है, और विपरीत दिशा में एक ही जगह पर रहने पर उसको कर लिया जाता है। तो जब यहाँ पर दोनों की विपरीत दिशा में जाते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ लिया जाएगा, और इसी हिसाब से उसको 5/18 से गुना भाग करेंगे, और उसका निकल जाएगा 14 सेकेंड। कितना, 14 सेकेंड लग जाएगा। माय डियर्स, ये रहा हमारा वीडियो, आप इसे समझेंगे, और मेरी जो भी समस्या आ रही ये मेरी न्यू होने के नाते हैं, बट ये क्या हो जाएगा, आपको मैं फ्री में सब कुछ देता हूँ, तो इतना थोड़ा बर्दाश्त कीजिए भी, और इसमें क्या परिवर्तन करूँ आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसे वीडियो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नोट्स भी उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम में से जुड़कर उससे मेरे सारे नोट्स उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।